नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर टेट 2022 के लिए साइंस के जो है हम बैक टू बैक क्लासेस करा रहे हैं। कंप्लीट कोर्स हम आपको करा रहे हैं। तो इससे पहले क्लास नंबर 27 हमने देखी थी। उसमें हमने जो टॉपिक देखा था दांत, दांतों से संबंधित उसकी आकृति, संरचना, सारी चीजें। साइड में आई बटन पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा, उसमें कुछ भी हमने प्रैक्टिस किए थे प्रश्नों की। आज हम 28 नंबर जो क्लासेस में पाचन तंत्र, उसके चरण, ग्रंथियां, चित्र सहित सारी चीजों को समझेंगे और साथ में कुछ प्रश्नों को भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपका पूरा कोर्स है मानव शरीर, स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण। ये जो आपका चैप्टर है, इसके अंतर्गत हम सारी चीजों को जो है वो देख रहे हैं। तो पाचन तंत्र की बात करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम जिसको हम कहते हैं। तो मनुष्य में पोषण की जो प्रक्रिया होती है वो पाचन और अवशोषण के जरिए संपन्न होती है। जैसा आप जानते हैं, जटिल जो पोषक पदार्थ होते हैं उनको अवशोषण योग्य सरल रूप में जो परिवर्तित करने की क्रिया होती है उसको हम पाचन कहते हैं। जैसे हम कोई चीज, ठोस चीज खा लें तो वो डाइजेस्ट होना चाहिए ना, ऐसा तो है नहीं कि जैसे आप गए पेट में और सारी चीजें वो पिघल जाएंगी, तो ऐसा नहीं है। तो पाचन तंत्र के अंतर्गत हम क्या कहते हैं कि जटिल पोषक पदार्थों को अवशोषण योग्य सरल रूप में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया है उसको पाचन कहते हैं। और हमारा जो पाचन तंत्र है इसे यांत्रिक और रासायनिक विधियों के द्वारा जो है वो संपन्न करता है। और अगर टाइप्स की बात करें तो मनुष्य का जो पाचन तंत्र है मुख्यतः दो भागों से मिलकर बना है। कौन कौन से? आहार नाल और पाचन ग्रंथियां। तो ये दो मुख्यतः अगर आप देखेंगे तो टाइप्स जो है वो आ जाते हैं। अब बात करते हैं इसके चित्र की। तो चित्र से सबसे पहले चीजों को आपको समझ लेना है, फिर थ्योरी भी सारी देख लेंगे क्योंकि कुछ लोग नोट्स वगैरह भी बना रहे हैं। तो उसके लिए थ्योरी भी हम बाद में देख लेंगे, पर आप समझ लीजिए पहले कि कैसे क्या सारा प्रोसीजर होता है। जब आप भोजन खाते हैं तो आपके इस प्रकार से मुख में जाता है, तालू, मुंह में आपका जीभ, दांत, ये सारी चीजें होती हैं। तो आप दांतों से क्या करते हैं? भोजन को चबाते हैं। तो पहले उसको जटिल से सरल में आप कह सकते हैं तोड़ते हैं, इस प्रकार से आप कह सकते हैं। जीभ जो है इसमें आप देखेंगे और आपके मुख में लार ग्रंथियां होती हैं। लार ग्रंथियां जो है जिसमें आपका अधोजीवा, अवचुंबकीय, इस तरीके के नाम लिखे हुए हैं, आप बेसिक से समझिए, बाकी भी हम और देखेंगे कि लार ग्रंथियां होती है वो भोजन में क्या होती हैं? मिल जाती हैं, भोजन को लसलसा बना देती हैं। तो भोजन फिर यहाँ से होकर के जब आप देखेंगे कहाँ से? ग्रसनी जो है यहाँ से होकर के इस जो गर्दन के नीचे आप जाता है, तो इसमें किससे होकर के जाता है? ग्रास नली से होकर जाता है। आपको दिमाग में अपने ये बैठा लेना है कि कौन सा पार्ट क्या होता है। तो ग्रसनी से होकर के कहाँ जाता है? ग्रास नली में जाता है। और जब भोजन और आगे धीरे धीरे बढ़ता है तो इस प्रकार से ये ऊपर से ग्रास नली आई है और किसमें पहुंच रहा है भोजन? तो ये आपका अमाशय में जो है वो पहुंच रहा है। अमाशय को हम इंग्लिश में स्टमक कहते हैं, साधारण सी भाषा में पेट कहते हैं। बाकी पेट में तो वैसे सारी चीजें आ जाती हैं, अमाशय आप कह सकते हैं, स्टमक कहते हैं। अब देखिए अमाशय में भोजन आपका पहुंच गया। अमाशय जो है उसके बाद अगर बात करें भोजन तो किसमें जाता है? तो आपका छोटी आंत में जाता है। यहां पर अगर देखेंगे तो ये रेड कलर से आपका छोटी आंत लिखा है, ग्रीन कलर से बड़ी आंत लिखा है। तो जो रेड कलर वाला है उसको यहाँ पर देखिए तो ये नीचे ये आपका छोटी आंत को दर्शाया गया है। इस टाइप से आप देख रहे हैं गोल गोल। और जो ग्रीन कलर से बाहरी आवरण दर्शाया गया ये आपकी क्या है? ये आपकी बड़ी आंत है। तो अगर पहले बात करें किसमें जाता है तो पहले भोजन आपका छोटी आंत में जाता है और उसके बाद जो है ये ग्रीन कलर वाली जो है ये इसमें बड़ी आंत में जाता है। और इनसे इनके बीच में अगर देखेंगे तो उसमें सीकम आता है। सीकम जो है अभी हम आगे देखेंगे कि सीकम क्या होता है। तो छोटी और बड़ी आंत के मिलने का जो स्थान होता है वो आपका सीकम कहलाता है। तो सीकम जो है, छोटी आंत के बाद भोजन सीकम में जाता है, उसके बाद बड़ी आंत में, और उसके बाद आपका गुदा द्वार के द्वारा जो है वो जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो निकल जाते हैं। तो ये आपने समझा बेसिक सा कि कैसे क्या स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। अब हम इसी को ही थ्योरी रूप में देखते हैं। अच्छा, क्षुद्रांत जो छोटी आंत है उसमें ग्रहणी, अग्र क्षुद्रांत, क्षुद्रांत, ये सभी जो है इसके अलग अलग यहाँ से और भाग भी जो है वो दर्शाए गए हैं। इसी प्रकार बड़ी आंत में भी अलग अलग। हम सबसे पहले समझते हैं सीकम को। सीकम मैंने आपको थ्योरी बेस्ड बता दिया। तो छोटी और बड़ी आंत का जो मिलने का स्थान होता है उससे एक मोटी नली विकसित होती है, इसे हम सीकम कहते हैं। बस इतना सा आपको याद रखना है। इसी के छोर पर क्रमिकार उभार भी जो है वो स्थित होता है, ये भी आप याद रख सकते हैं। अब पोषण के चरण की बात करते हैं तो इनको आपको हर हाल में रट के रखना है कि कौन कौन से टोटल चरण होते हैं। तो टोटल 5 चरण होते हैं। सबसे पहला क्या होता है? भोजन का अंतर्ग्रहण। जब आप भोजन जो है मुख से अंदर जो है वो लेते हैं तो उसको हम कहते हैं भोजन का अंतर्ग्रहण। इंग्लिश में भी आप नाम याद रख सकते हैं। दूसरा होता है पाचन, यानी कि जब पूरा पोषण कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पर केवल पाचन की बात नहीं हो रही है, इस चीज को समझिएगा।
पोषण के चरण की बात की जा रही है, तो इसमें पाचन एक भाग है। तो भोजन अंतर्ग्रहण लेते हैं, उसके बाद उसका डाइजेशन होता है यानी कि पाचन होता है, उसके बाद फिर उसमें से अवशोषण होता है, जो सारी चीजें आवश्यक हैं उसको जो है वो निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या कहेंगे, उसमें अवशोषण हो गया। उसके बाद आपका आता है स्वांगीकरण, जिसको हम कहते हैं एसिमिलेशन, और लास्ट में जो आपका आता है वो आता है मल त्याग, जिसे हम डिफेक्शन कहते हैं। तो ये 5 चरण आपको हर हाल में रटे होने चाहिए। इसलिए रटे होने चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे ऐसे इनके जो चरण के क्रम जो है इनसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जाए कि पोषण के जो चरण है वो इनमें से कौन सा क्रम सही है, वहां पर पहले स्वांगीकरण दिया हो, फिर अवशोषण दिया हो, पाचन दिया हो, अंतर्ग्रहण दिया हो, यानी कि इन्हीं का क्रम आगे पीछे जो है वो कर दिया जाएगा। एक क्वेश्चन ऐसे यहाँ से आ सकता है। मैंने पहले ही कहा है कि थ्योरी आपसे नहीं पूछी जाएगी, आपको कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर बेसिकली फोकस करना है, क्योंकि क्वेश्चन आपके जाहिर सी बात है बहुविकल्पीय के फॉर्म में आएंगे, तो उसी आधार पर आपको रटना भी है चीजों को, और जो समझने वाली चीज है वो तो हम समझेंगे। तो ये सब पांचों पॉइंट एकदम रट लीजिएगा। अब बात करते हैं हम आहार नाल की, जिसको हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनल। आहार नाल जो है ये अग्रभाग में मुख से प्रारंभ होकर पश्च भाग में स्थित जो गुदा द्वार है उससे बाहर की ओर खुलता है। मुख गुहा में खुलता है, और मुख गुहा जो है इसमें कई दांत होते हैं और एक पेशीय जीवा होती है। प्रत्येक दांत जो है जबड़े में बने एक सांचे में होता है। दांत तो हमने पूरा डिटेल में आपको दिखाया भी था। तो इस तरीके की जो व्यवस्था होती है उसको हम गर्त दंती के नाम से जानते हैं। तो अब बेसिक्स अगर आपसे आहार नाल पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि जो पूरा आहार नाल का जो अग्रभाग है उसमें मुख से स्टार्ट करके गुदा द्वार से बाहर खुलता है, तो ये पूरा उसका जो है वो एलिमेंट्री कैनल जो है वो कहलाता है। फिर हम बात करते हैं आहार नाल के बाद दूसरा, पाचन ग्रंथियां, डाइजेस्टिव ग्लैंड। जो मैंने बताया था आहार नाल से संबंधित जो पाचन ग्रंथियां हैं उसमें लार ग्रंथियां, यकृत और अग्नाशय जो है वो शामिल है। किसमें? आहार नाल से संबंधित पाचन ग्रंथियों में। लार का निर्माण जो है वो 3 जोड़ी जो ग्रंथि हैं उनके द्वारा जो है वो होता है। ये है गाल में कर्णपूर, निचले जबड़े में अधेजंब, इसी को अभी जो स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था ना, अभी चुंबकीय, और जीवा के नीचे जो है वो अधे जीवा। तो ये 3 आपको याद रखने हैं। जो देखिए यहाँ पर लार ग्रंथियों में ये 3 नाम लिखे हुए हैं, इसी को मैंने वहां पर जो है वो थ्योरी के फॉर्म में बताया। इन ग्रंथियों से जो लार है वो मुख गुहा में जो है वो पहुंचती है। तो ये आपने समझा पाचन ग्रंथियों को। फिर बात करते हैं आपका यकृत यानी कि लीवर की। तो यकृत की बात करें तो यकृत मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो यहां से क्वेश्चन आपसे बिल्कुल डेफिनेटली पूछा जा सकता है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो कौन सी होती है, तो आप कहेंगे यकृत होती है। अगर चित्र में देखेंगे तो ये देखिए इसकी स्थिति जो है वो दर्शाई भी गई है। चित्र से देखकर थोड़ा सा अगर चीजों को आप समझेंगे तो आपको और बेहतर जो है वो समझ में आएगा कि कहां पर किसकी क्या स्थिति जो है वो आपकी होती है। आगे बात करते हैं जिसका वयस्क में भार लगभग 1.2 से 1.5 किलोग्राम होता है। ये उदर में मध्य पट के ठीक नीचे स्थित होता है और इसकी 2 पालियां होती हैं। यकृत पालिकाएं जो है वो यकृत की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, जिनके अंदर यकृत कोशिकाएं रज्जु की तरह व्यवस्थित रहती हैं। यकृत में पित्तरस, जिसको हम बाइल जूस कहते हैं, इसका निर्माण होता है। इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि जो पित्त रस है यानी कि जो बाइल जूस है उसका निर्माण इनमें से कहाँ होता है। वहां पर ऑप्शन में आपको अग्नाशय, आपको यकृत, और आपको अलग अलग ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो यकृत में पित्त रस का निर्माण होता है। ये किस प्रकृति का होता है? तो ये क्षारीय प्रकृति का होता है। अतिरिक्त जो पित्त रस है उसका जो भंडारण है वो किस में होता है? तो वो पित्ताशय में होता है। और पित्त रस जो है उसमें कोई एंजाइम जो है वो नहीं होता है। इस चीज को आप याद रख सकते हैं। तो ये हो गया आपका लिवर। अब बात करते हैं आपके अगले पॉइंट, जिसको हम कहेंगे अग्नाशय यानी कि पैनक्रियास की। साथ ही साथ वीडियो सभी लोग लाइक अवश्य करते रहिएगा। आपके लिए यहाँ ढेर सारी मेहनत की जा रही है, एक लाइक तो आपका बनता ही है। तो अग्नाशय यू आकार के ग्रहणी के बीच स्थित एक लंबी ग्रंथि होती है, जो कि आपकी दोनों ही ग्रंथियों की तरह कार्य करती है। कौन सी दोनों? चाहे वो बहिस्रावी ग्रंथि हो चाहे वो अंतःस्रावी ग्रंथि हो, तो दोनों की तरह जो है ये कार्य करती है। और बहिस्रावी भाग से जो क्षारीय अग्नाशयी स्राव जो है वो निकलता है। इसमें जो है वो आपके एंजाइम होते हैं। और अंतःस्रावी भाग से इंसुलिन और ग्लूकेगान नामक हार्मोन का स्राव होता है। इन दोनों के नाम आपको अवश्य ध्यान रखने हैं। यहां से क्वेश्चन आपसे जो है वो बिल्कुल पूछा जा सकता है। चित्र में अवश्य देखते हुए चलिए ताकि आपको चीजें समझ में आए। ये अग्नाशय की स्थिति को जो है वो दर्शाया गया है। ये आप देख रहे हैं अग्नाशय लिखा हुआ है और इस प्रकार से यहाँ पर दर्शाया गया है अग्नाशय को। तो अग्नाशय जो है इंग्लिश में पैनक्रियास कहते हैं। और मैंने जो बताया कि इसमें आपको ये जरूर ध्यान रखना है
कि अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों ही ग्रंथियों की तरह कार्य करता है। बहिस्रावी जो भाग है उससे क्षारीय अग्नाशय स्राव निकलता है और इसमें एंजाइम जो है वो होते हैं, और जो अंतःस्रावी भाग है उसमें इंसुलिन और ग्लूकेगॉन, दो नाम याद रखने, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन नामक हार्मोन का स्राव होता है। तो बस इतने से इसके भाग थे। यकृत भी मैंने बता दिया, यकृत आपको यहाँ पर देख भी लीजिए। अब बढ़ते हैं हम भोजन के पाचन की तरफ। तो भोजन के पाचन की अगर बात करें तो पाचन की प्रक्रिया यांत्रिक और रासायनिक विधियों द्वारा संपन्न होती है। मुख्य गुहा जो है उसके अंतर्गत दो प्रकार होते हैं। सबसे पहले भोजन का चवर्ण और निगलने की प्रक्रिया। भोजन को सबसे पहले क्या करते हैं, चबाते हैं। चबाने के बाद जो भी उसका काम कंप्लीट हो जाता है उसमें सारी जो लार ग्रंथियां हैं सारी मिक्स हो जाती हैं, भोजन जो है लसलसा टाइप का बन जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, भोजन को निगल लेते हैं। तो भोजन को चबाना और निगलने की प्रक्रिया ये मुख्य गुहा के अंतर्गत दो कार्य जो है वो होते हैं। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं तो लार की मदद से दांत और जीवा जो है वो भोजन को अच्छी तरीके से, ये जीवा लिखा हुआ है ना, नहीं है, जीवा मतलब जीव, जीवा भोजन को अच्छी तरह चबाने और मिलाने का कार्य जो है वो करती है। किसकी मदद से, लार की मदद से। तो लार जो है इसमें मिल जाती है। फिर लार का श्लेष्म भोजन कणों को चिपकाने और उन्हें बोलस में रूपांतरित करने में मदद करता है। कौन, लार का जो श्लेष्म है वो क्या काम करता है, भोजन जो कण होते हैं उनको चिपकाने और उन्हें बोलस में रूपांतरित करने में मदद करता है। अब जब ये रूपांतरित हो जाता है उसके बाद ही निगलने की जो क्रिया है उसके द्वारा जो बोलस ग्रसनी से ग्रसिका में चला जाता है। मैंने इस चित्र स्टार्टिंग में दिखाया था। ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि भोजन यहाँ ग्रसनी में जब बात हो रही है तो भोजन की स्थिति इस प्रकार से मुख में है। ग्रास नली की बात होगी तो इस प्रकार से भोजन आपने निगला है तो इस प्रकार से इसमें नली में आ गया है। तो इस प्रकार से आप कहेंगे कि निगलने की क्रिया द्वारा बोलस ग्रसनी से ग्रसिका में चला जाता है। बोलस क्या होता है वो आपने देखा कि जब लार का श्लेष्म भोजन कणों को चिपकाने में, उसको रूपांतरित करने में हेल्प करता है। आगे बात करते हैं तो जो बोलस है वो पेशीय संकुचन के क्रमांकुंचन द्वारा ग्रसिका में आगे बढ़ता है। जो जठर ग्रसिका है वो अवरोधनी भोजन के आमाशय में प्रवेश को नियंत्रित जो है वो करने का काम करती है। मैंने बताया ना, उसके बाद जो भोजन है आपका आमाशय में पहुंचता है। और लार में विद्युत अपघट्ट की बात करें तो Na+ हो गया, K+ हो गया, Cr- हो गया, HCO3- हो गया। ये 3 आपका जो है वो नीचे लिखा रहेगा और माइनस आपका जो साइन होता है, जो भी आपके चिन्ह दर्शाते हैं वो ऊपर लिखे रहते हैं। जैसे Na तो प्लस आपका इस प्रकार से छोटा लिखा रहता है। SCO3 अगर आप लिखेंगे तो SCO3 नीचे माइनस ऊपर, चिन्ह आपके ऊपर सारे दर्शाए जाते हैं। और एंजाइम लार एमाइलेज और या टाइलिन तथा लाइसोजाइम जो है ये सभी जो है आपके होते हैं। तो ये आपकी प्रक्रिया हुई। उसके बाद आप बात करें तो जो भोजन है, पाचन है, उसकी रासायनिक प्रक्रिया मुख्य गुहा में कार्बोहाइड्रेट को जल अपघटित करने वाले जो एंजाइम है टाइलिन या लार एमाइलेज, इसकी सक्रियता से प्रारंभ होती है और लगभग 30% स्टार्च जो है वो आपका इसी एंजाइम की सक्रियता जो है उसके द्वारा, पीएच की वैल्यू जिसकी 6 से 8 के बीच में होती है, इसके से द्विशर्करा माल्टोज में जो है ये आपका अपघटित हो जाता है। लार में उपस्थित जो लाइसोजाइम है वो जीवाणुओं के संक्रमण को रोकने का काम करता है। यहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो लाइसोजाइम है ये क्या काम करता है, तो लार में उपस्थित जीवाणुओं के संक्रमण को रोकता है। आगे बात करते हैं आपका 7वां पॉइंट कि अमाशय की जो म्यूकोसा है इसमें जठर ग्रंथियां होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए इनकी स्थिति। जठर ग्रंथियां कहाँ होती हैं, और ये जो ब्लैक से लिखा हुआ है टाइलिन या लार एमाइलेज, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो जो चीज हाईलाइटेड है उनको थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा याद। 8वां पॉइंट है कि जठर ग्रंथियों में मुख्य रूप से 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जैसे म्यूकस का स्राव करने वाली श्लेष्म ग्रीवा कोशिकाएं, पेप्टिक या मुख्य कोशिकाएं जो प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन का स्राव करती हैं वो, और आपका भित्तीय या ऑक्सेंटिंग कोशिकाएं जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नैज कारक स्रावित करती हैं। पर ये जो तीनों पॉइंट आप देख रहे हैं इसमें जो सबसे पहला वाला पॉइंट है इसको मैंने स्टार्टिंग में आपको क्लियर किया था, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अगला आप देखते हैं, अमाशय में भी हमारा भोजन पहुंच गया है। तो अमाशय जो है वो 4-5 घंटे तक भोजन का संग्रहण करता है। और ये चीज मैंने पीछे ही आपको बता दी थी कि अमाशय की म्यूकोसा जो है इसमें जठर ग्रंथियां होती हैं। तो भोजन का जो क्रम है वो आपको अगर याद होगा तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे आप। सबसे पहले मुख्य गुहिका, फिर उसके बाद ग्रास नली, फिर अमाशय। अभी अमाशय में हम चल रहे हैं तो अमाशय के बारे में हम देख रहे हैं। तो अमाशय में 4-5 घंटे तक भोजन का संग्रहण रहता है। अमाशय की जो पेशीय दीवार होती है उनके संकुचन के द्वारा जो है वो भोजन अम्लीय जठर रस से पूरी तरीके से मिल जाता है, जिसे हम काइम के नाम से जो है वो जानते हैं। तो ये कैसे होता है, अमाशय की जो पेशीय दीवार होती है उनके संकुचन के द्वारा। और भोजन क्या होता है, अम्लीय जठर रस से पूरी तरीके से मिल जाता है, इसको हम काइम कहते हैं।
प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के संपर्क में आने से सक्रिय एंजाइम पेप्सिन में जो है वो परिवर्तित हो जाता है, जो कि अमाशय का प्रोटीन अपघटनीय एंजाइम के रूप में जाना जाता है। तो ये पाचन की प्रक्रिया में एक पॉइंट है, ये सभी पाचन के अंतर्गत ही चल रहा है, इस चीज को कंफ्यूज नहीं होना है। हमने जो सबसे पहले देखा आहार नाल, फिर पाचन ग्रंथियां, फिर यकृत, फिर अग्नाशय, उसके बाद भोजन के पाचन के जो क्रम है उसके अंतर्गत हम अलग अलग जो माध्यम से होकर के गुजरते हैं उसको हम देख रहे हैं। तो फिर पेप्सिन की बात करें तो पेप्सिन प्रोटीन को प्रोटियाज या पेप्टोन्स में बदल देता है। जठर रस में उपस्थित जो श्लेष्म और बाइकार्बोनेट श्लेष्म उपकला है वो स्तर का स्नेहन और अत्यधिक सांद्रित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से उसका बचाव करते हैं। ये इसका कार्य हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन के लिए उचित अम्लीय माध्यम जो है वो तैयार करता है, पीएच वैल्यू जिसकी 1.8 होती है। और लास्ट पॉइंट आपका नवजात के जो जठर रस है उसमें रेनिन नामक प्रोटीन, ये आपको याद रखना है, अपघटनीय एंजाइम होता है जो कि दूध के प्रोटीन को पचाने में जो है वो सहायक होता है। यहां से क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली पूछा जाता है। तो ये आपका हो गया भोजन का पाचन। अब भोजन का जब पाचन हो जाता है उसके बाद जो अगली प्रक्रिया आती है वो आती है अवशोषण की। स्टार्टिंग मैंने इसीलिए आपको चरण बताया था। तो अवशोषण की बात करें तो वो प्रक्रिया जिसमें पाचन से प्राप्त जो उत्पाद होते हैं यांत्रिक म्यूकोसा से निकलकर रक्त या लसिका में प्रवेश करते हैं, और ये निष्क्रिय, सक्रिय अथवा सुसाध्य परिवहन जो क्रियाविधि है उनके द्वारा संपादित होता है। पचित जो पदार्थ हैं उनके अवशोषण के लिए आंत की जो दीवारें होती हैं उन पर विलाई तथा माइक्रोविलाई नामक संरचनाएं होती हैं, इससे अवशोषण तल में वृद्धि होती है। तो ये लास्ट का जो आप पॉइंट देख रहे हैं कि अवशोषण तल में वृद्धि किसके कारण होती है, इसको ध्यान रखिएगा कि जो भी पचित पदार्थ है उसके अवशोषण के लिए आंतों की दीवारों पर क्या पाया जाता है, विलाई और माइक्रोविलाई नामक संरचनाएं, इससे अवशोषण तल में वृद्धि जो है वो होती है। ये हो गया आपकी अवशोषण की प्रक्रिया। उसके बाद है स्वांगीकरण तथा मल त्याग। इसमें बात करें तो ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, क्लोराइड आयन या आदि की थोड़ी सी मात्रा सरल विसरण प्रक्रिया के द्वारा रक्त में पहुंच जाती है, और इन्हीं पदार्थ का रक्त में पहुंचना क्या कहलाता है, सांद्रण प्रवणता कहलाता है। ना कह करके कह सकते हैं इन पर डिपेंड जो है वो रहता है, तो ये आपका इन पर निर्भर रहता है। स्वांगीकरण जो है यहाँ ऊपर लिखा है, ये होता क्या है, तो स्वांगीकरण की अगर बात करें तो अवशोषित पदार्थ अंत में ऊतकों में पहुंचते हैं जहां वो विभिन्न क्रियाओं के उपयोग में लाए जाते हैं। इनको हम कहते हैं एसिमिलेशन और हिंदी में कहते हैं स्वांगीकरण। लास्ट पॉइंट है इस थ्योरी का। और पाचन तंत्र को स्टार्टिंग में हमने चित्र के माध्यम से देख लिया था, थ्योरी बेस्ड अगर आपने देखा है तो यहाँ पर हमने सारी चीजें बताई। लास्ट पॉइंट है कि जो पाचक अवशिष्ट मलाशय है उसमें कठोर होकर संबद्ध मल बन जाता है, जो कि तांत्रिक जो प्रतिवर्ती क्रिया है उसको शुरू करता है, जिससे मल त्याग की इच्छा पैदा होती है और मल द्वार से मल का जो है वो परिक्षेपण एक ऐच्छिक क्रिया में आता है, जो कि एक बृहत क्रमांकुंचन गति से जो है वो कंप्लीट होता है। इस प्रकार अवशिष्ट पदार्थ जो है वो निकल जाते हैं। तो जितनी भी चीजें हमने देखी हैं, अब इन सभी को हम एक बार चित्र में देख लेते हैं ताकि आपको चीजें समझ में भी आए, क्योंकि यहाँ पर जो लिखा है थ्योरी थोड़ी सी ऐसी लिखी हुई है कि हो सकता हो कुछ लोगों को चीजें समझ ना आए। हालांकि हमने चित्र में सारी चीजें पहले ही जो है वो समझा दी थी आपको, पर अब इन्हीं चीजों को हम थोड़ा सा चित्र में भी समझेंगे ताकि आपको और ज्यादा बेहतर समझ में आए। मैंने आपको बताया कि जो भोजन का अंतर्ग्रहण है वो आपका यहाँ से होता है, जिसको हम कहेंगे भोजन के पाचन की प्रक्रिया के अंतर्गत की अगर बात करें तो जो भोजन की पाचन प्रक्रिया इस प्रकार से मुख में आपकी प्रारंभ होती है। भोजन का चबाना और निगलने की प्रक्रिया यहाँ से होती है। ये आपका जो भाग है वो क्या कहला रहा है, ग्रसनी कहला रहा है। अब इसमें आप देखेंगे तो लार ग्रंथियां होती हैं, तो लार की मदद से दांत और जीवा जो है भोजन को क्या करते हैं, अच्छी तरीके से आप कहेंगे कि इस प्रकार का बना देते हैं कि वो पच जाए। लार जो है उसमें मैंने बताया ना कि लार का जो श्लेष्म होता है ये क्या करता है, कड़ों को चिपकाने उन्हें बोलस में जो है वो रूपांतरित कर देता है। और जो बोलस है ये आपका जो है फिर आपका निगलने की जब क्रिया होती है ना, तो ये बोलस आपका कहाँ से जाता है, ये आपका ये जो ग्रसनी है इससे ग्रसिका में चला जाता है, या हम ग्रासनली भी जो है इसे कह सकते हैं। और जो पेशी संकुचन होता है ना, इसी के द्वारा एक धीरे धीरे भोजन जो है आपका ऐसे आगे जो है वो बढ़ता जाता है। मैंने बताया ना कि लार में विद्युत अपघट्य होते हैं और एंजाइम होते हैं, उनको आपको याद रखना है। अब जो पाचन है उसमें जो भोजन है वो आपका कहाँ पहुंचता है, वो आपका इसको रब करते हैं, वो भोजन आपका अमाशय में पहुंचता है। ये देखिए ऊपर से ये पाइप टाइप का आ रहा है और भोजन कहाँ पहुंच रहा है, अमाशय में पहुंच रहा है। इस अमाशय में जो भोजन है वो आपका 3 से नहीं 4 से 5 घंटे तक जो है वो आपका रहता है।
अमाशय जो है इनकी जो दीवारें होती हैं, ये किनारे वाली जो है इनको हम दीवार कहते हैं। तो अमाशय की जो पेशी दीवार होती हैं, इनके संकुचन के द्वारा भोजन जो होता है वो अम्लीय जठर रस से पूरी तरीके से मिल जाता है और फिर यहाँ से इसका नाम क्या बदल जाएगा, काइम हो जाता है। ऊपर से अभी आपका बोलस आ रहा था, पर जब इसमें आपका इस प्रकार से रस बदल जाते हैं तो ये जो रूपांतरण है वो आपका काइम हो जाता है। फिर उसके बाद जो अमाशयी है इसकी म्यूकोसा में जठर ग्रंथियां होती हैं और जो जठर ग्रंथियां उसमें भी मैंने बताया था 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। वो सभी अपना काम कंप्लीट करके जो भोजन है वो आपका फिर छोटी आंत में पहुंचता है। फिर छोटी आंत में पहुंचने के बाद आपका जो भोजन है वो आप कहेंगे कि अवशोषण करने के लिए वसा का इमल्सीकरण होता है और काइम जो है वहां पर आपका ये फिर निष्प्रभावी करता है। छोटी आंत में जो पीएच लेवल होता है वो भी आपका बदलता है। और मैंने आपको पित्त भी बताया था, पित्त का उत्पादन यकृत द्वारा होता है, फिर पित्ताशय में भंडारित होता है। पित्ताशय में जो मौजूद पित्त होता है वो बहुत अधिक सांद्र होता है। वो सारी चीजें फिर बाद में आपका भोजन बड़ी आंत में आता है और उसी के यहाँ पर सब भाग लिखे हुए हैं, बृहदान्त्र वगैरह। इन सभी से भोजन होते हुए सारे जो अवशोषण पदार्थ होते हैं वो निकाल लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से आपका पूरा क्रम चलता है। एक चीज यहाँ पर इस चीज को भी ध्यान दीजिए कि ये जो सारी चीजें हमने देखी हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंतर्गत है, इसीलिए बहुत ही शॉर्ट में मैंने यहाँ पर आपको चीजें समझाई हैं। क्योंकि इस चैप्टर के अंतर्गत अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपका बहुत ही शॉर्ट में पढ़ना जरूरी है। पर अगर आप ये देखें कि केवल आप पाचन तंत्र को पढ़ रहे हैं तो पाचन तंत्र को फिर एक एक पॉइंट को आपको जो है वो रटा होना चाहिए। तो इसलिए हम एक एक पॉइंट को आपको नहीं रटा रहे हैं, हमने आपको इसलिए बेसिक से चीजें जो है वो बता दी ताकि आप अगर कोई प्रश्न आए तो वो जो है वो कर ले जाएं। हम इस पर टोटल बेस्ड जो है वो 5 प्रश्न देखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन हम आपसे भी जो है वो पूछेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से होने वाला रोग का नाम क्या है? और जो प्रश्न हम देखेंगे ये प्रश्न आपके इस चैप्टर पर जो है वो बेस्ड होंगे। ये आपका जो टॉपिक हमने पढ़ा इस पर बेस्ड जो है वो नहीं होंगे। तो मलेरिया, पेचिस, टाइफाइड, पीलिया, कौन सा सही होगा? वैसे इस जो पर्टिकुलर चैप्टर है इसमें अगर आप देखेंगे तो चीजें बहुत सी आ जा रही हैं, पर फिर भी हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जितनी चीजें आ सकती हैं सारी आपको जो है वो शॉर्ट में ही सही पर बता अवश्य दें ताकि क्वेश्चन कहीं से आए तो आप कर ले जाएं। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो है ये आपका पूछा गया है। इससे होने वाले रोग का नाम, तो इससे पेचिस रोग जो है वो आपका होता है, ये आपका जो है वो सही होगा। और टाइफाइड की अगर बात करें तो टाइफाइड जो है साल्मोनेला टाइफी नाम से है, साल्मोनेला टाइफी, इससे जो है आपका होता है। पीलिया की बात करें तो ये वायरस जनित रोग होता है। मलेरिया आप सभी जानते हैं, प्लाज्मोडियम, तो यहाँ पर चलिए लिख भी देते हैं प्लाज्मोडियम। तो ये आपको सभी याद होने चाहिए। दूसरा प्रश्न देखते हैं आपका कि बीमारी फैलाने वाले एजेंट को क्या कहते हैं? सिक्रेटिन, प्रोलैक्टिन, एमाइलेज या फिर पैथोजन? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो बीमारी फैलाने वाले एजेंट को पैथोजन के नाम से जो है वो जाना जाता है। तो ये आपका जो है वो सही होगा। और जो प्रोलैक्टिन और सिक्रेटिन लिखे हुए हैं ये दोनों आप कहेंगे तो ये दोनों हार्मोन्स हैं, जबकि जो एमाइलेज लिखा हुआ है ये आपका एक एंजाइम है। अगला देखते हैं तीसरा प्रश्न कि खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जो है वो है प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या फिर अपघटक? कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? तो आप जानते हैं जो पेड़ पौधे होते हैं ना उनको हम रखते हैं उत्पादक में। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्राथमिक उत्पादक दे रखा है, तो प्राथमिक उत्पादक या उत्पादक ही अगर आप कहें तो उसमें हम पेड़ पौधों को रखेंगे। खाद्य श्रृंखला में अगर शाकाहारी की बात करें तो आपका प्राथमिक उपभोक्ता में जो है वो आएगा, जो कि यहाँ पर बी वाला ऑप्शन जो है वो दे रखा है, तो ये वाला सही होगा। द्वितीयक और तृतीयक जो उपभोक्ता है उसमें अगर आप कहेंगे तो आपका मांसाहारी आएंगे। जो अपघटक है इसमें अगर बात करें तो इसमें आपके जीवाणु आ सकते हैं, इसमें आपका कवक आ सकता है, ये सारी चीजें। अगला देखते हैं चौथा प्रश्न कि जमीन के अंदर रहने वाले जंतुओं को सुरक्षित रखा जा सकता है, टेरेरियम, वाइवेरियम, एक्वेरियम, चिड़ियाघर? कौन सा इनमें से सही होगा? अच्छा, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको ग्रास नली, ग्रसिका सारी चीजें बताई थी, उसमें एक चीज आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो ग्रसनी होती है और जो ग्रास नली होती है वो अलग अलग होते हैं। ग्रसनी जो है थोड़ा सा ग्रास नली में ऊपरी वाला जो भाग होता है या गर्दन और गले का जो हिस्सा होता है उसके ठीक पीछे होता है। ग्रास नली के ऊपर होता है आपका ग्रसनी। मैंने उसी के अंतर्गत बोल दिया था ना, तो ऐसा आपको ना लगे कि एक ही है। बाकी समझने के लिए आप समझ सकते हैं भोजन वहीं से होकर के जाता है।
तो इसके प्रश्न के आंसर की बात करते हैं, जमीन के अंदर रहने वाले जंतुओं को सुरक्षित रखा जा सकता है, तो टेरेरियम आपका जो है यहाँ पर सही होगा, जमीन के अंदर रहने वाले जो जंतु हैं उनके लिए। जो वाइवेरियम लिखा हुआ है इसकी बात करें तो जो वायुमंडलीय जंतु होते हैं, वायुमंडलीय जो जंतु होते हैं उनके लिए जो है ये होता है। एक्वेरियम जो है इसकी बात करें तो ये तो आप सभी जानते हैं जलीय जंतुओं के लिए होता है, और जो चिड़ियाघर होता है ये आपका स्थलीय जंतुओं के लिए जो है वो आपका होता है। अगला देखते हैं आपका पांचवा, कि जो व्यक्ति एस्कॉर्बिक अम्ल वाला अधिक आहार लेता है उन्हें कौन सा रोग नहीं होता है। ये हमारा लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। टोटल हम 5 ही प्रश्न हम देखेंगे और एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। साथ ही साथ चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके एक लाइक से। तो पांचवा प्रश्न, बताइए जो व्यक्ति एस्कॉर्बिक अम्ल वाला अधिक आहार लेता है उन्हें कौन सा रोग नहीं होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल किस में होता है, तो बिल्कुल आपका जो विटामिन सी है उसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, और उसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी रोग जो है आपका होता है। तो सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। एस्कॉर्बिक अम्ल जो है ये आप कहेंगे एक एंटीऑक्साइड गुणों वाला सुगर एसिड भी होता है। अगर इसकी प्रकृति की बात करें तो देखने में हल्के पीले रंग का, जल घुलनशील, चूर्ण या क्रिस्टली रूप में जो है वो होता है। साथ ही साथ आपका अगर कमी हो तो क्या देखने को मिलेगा, तो जांग और पैर में चकत्ते पड़ जाते हैं। ये रोग अगर बढ़े तो मसूड़े सूज जाते हैं, दांत गिरने लगते हैं, ये सभी आपको इसके लक्षण देखने को जो है वो मिलते हैं। सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए के प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है कि जल जनित रोग इनमें से कौन सा है। डिप्थीरिया है, टिटनेस है, हेपेटाइटिस है या फिर मलेरिया है। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा, अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग तो है दोपहर के 3 बजे और शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।